हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण चारण और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टार होल्डर्स पे। हमारी ब्लड टेस्ट की वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे आज इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR को, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी भी है समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ESR रेफर्स टू हाउ फास्ट इरिथ्रोसाइट्स फॉल्स और प्रेसिपिटेट अंडर द प्लाज्मा एट द बॉटम ऑफ ट्यूब इज कॉल्ड एज ESR। क्या होता है इसके अंदर, हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि जो RBC होती है, हम क्या करते हैं RBC कोई ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि RBC कितनी फास्ट बॉटम के अंदर या एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, सेटल डाउन होती है, चिपक जाती है। इसको हम क्या कहते हैं ESR रेट है। ये एक प्रकार की रेट है, मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितनी RBC का कितना वॉल्यूम सेटल डाउन हुआ है, उससे कहते हैं हम इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। कितनी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट हुई है उसको कहेंगे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट सेटल डाउन नॉर्मली जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है। ये सार क्या होता है कि इसको हाउ फास्ट मतलब कि स्पीड को हम देख रहे हैं कि कितनी स्पीड से हो रही है, ये एक डिटरमिनेंट है। बाकी जनरली इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट होती है क्योंकि अंडर द ग्रेविटी वो क्या फॉल होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको कितने टाइम में हो रही है, ये हमारे लिए एक की पॉइंट है। देखते हैं आगे। Normally RBCs in circulation move freely, they do not aggregate with each other to maintain circulation. Normally जो सर्कुलेशन के अंदर हमारी RBC जो मूव करती है वो कभी भी एक दूसरे के साथ में सेटल डाउन। देखिए नॉर्मल एक्सियल फ्लो के अंदर क्या होता है, नॉर्मल एक्सियल फ्लो के अंदर जो सेंटर के अंदर तो क्या चलती है, सेल्स चलती है, और जो साइड में क्या होता है लिक्विड पोर्शन या प्लाज्मा रहता है। तो वो कभी भी RBC इस वेसल के ऊपर सेटल डाउन नहीं होती। नॉर्मली RBC सेडिमेंट नहीं होती इन द सर्कुलेशन। क्यों नहीं होती, इसके पीछे का एक रीज़न, एक तो सर्कुलेशन के अंदर उसकी वेलोसिटी बहुत फास्ट होती है, तो वो आसानी से बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग वो सेंटर के अंदर रहती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो RBC होती है उसकी सरफेस के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि RBC का सरफेस कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। तो सभी RBC का सरफेस कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। तो एक दूसरे को ये क्या करती है, रिपेल करती है। मतलब कि जैसे ही कोई एक RBC दूसरी RBC के पास जाएगी तो झटका लगेगा, मतलब एक रिपेलेशन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से RBC दूर चली जाएगी। तो जनरली नॉर्मल कंडीशन के अंदर RBC एग्रीगेट नहीं होती है क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे क्या हो जाती है, रिपेल हो जाती है। ठीक है, बाय नेचर RBC surface is negatively charged, hence the RBC repel each other when they come close and in this way they facilitate the circulation adequately। अब क्या होता है कि इसकी वजह से RBC एग्रीगेट नहीं होती और सर्कुलेशन के अंदर RBC इजीली मूव करती है और अपने फंक्शनिंग को क्या करती है, परफॉर्म करती है। चलिए नेक्स्ट। Some substances like immunoglobulins and fibrinogen, ध्यान रखिएगा, immunoglobulin and fibrinogen are positively charged. That's why whenever the concentration of these substances increase in body, then they bind with RBC and neutralize the negative charge of RBC। ठीक है, अब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस होता है। देखिए अब RBC कैसी है, नेगेटिव। अब कंसेप्ट समझिए, RBC के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। RBC के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। जब ये दोनों RBC एक दूसरे के क्लोज आएगी तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी। बट हम क्या करते हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस लें जो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इस RBC के ऊपर क्या करते हैं, चिपका दें। क्या करते हैं, इस RBC के ऊपर चिपका दें, तो ये RBC अब कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। और अब ये नेगेटिवली चार्ज RBC इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज दोनों RBC क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी और कहाँ हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके पीछे का कंसेप्ट है। अब क्या होता है कि कुछ IG मतलब कि इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, वो क्या होता है, वो क्या करते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और RBC की सरफेस के ऊपर जाके जो नेगेटिव चार्ज था उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज। अब जो नेगेटिव चार्ज RBC की सरफेस पर था वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो अब जो RBC जो नेगेटिवली चार्ज RBC थी वो पॉजिटिवली चार्ज RBC के साथ में क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी और क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। देन आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिपल्सिव फोर्स एंड्स एंड RBC एग्रीगेट विद ईच अदर एंड रिजल्ट्स इन रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है कि RBC क्या करती है,
कॉइन्स लाइक अरेंजमेंट के अंदर क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, इसे कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। ये रोलेक्स फॉर्मेशन क्या करता है, ईएसआर को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। अगर रोलेक्स फॉर्मेशन की प्रोसेस फास्ट हो रही है तो ईएसआर भी क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट, मैनी अक्यूट फेज प्रोटीन्स लीड्स टू एलिवेशन इन ईएसआर बिकॉज दे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। देखिए अब देखते हैं अक्यूट फेज प्रोटीन्स क्या होते हैं। 1 सेकेंड, हाँ, अक्यूट फेज प्रोटीन्स क्या होते हैं, जब बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई इन्फेक्शन एंटर करता है तो क्या होता है, बॉडी उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स जनरेट करती है। अब रेस्पॉन्स जनरेट करने से पहले वो क्या करती है, कुछ केमिकल मीडिएटर चाहिए जो क्या करते हैं, रेस्पॉन्स को फैसिलिटेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो ऐसे क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कौन सीक्रेट करता है, लीवर सीक्रेट करता है, उसका लीवर उसका प्रोडक्शन करता है, जिसे कहते हैं अक्यूट फेज प्रोटीन्स। मतलब कि कोई अक्यूट इन्फेक्शन है कि जस्ट अभी इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद में उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स कराने के लिए जो प्रोटीन सीक्रेट होते हैं उसे कहते हैं अक्यूट फेज प्रोटीन्स, जिसे कहते हैं CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, कब कब CRP बढ़ता है। तो CRP और बाकी रिमेनिंग अदर एक्यूट फेज प्रोटीन्स और इवन कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के प्रोटीन्स भी क्या करते हैं, इस इम्यूनोग्लोबुलिन की प्रोसेस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन के प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और अगर इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा मीन्स कि IgG ब्लड के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर है, तो IgG क्या कर, IgG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन मैं कह रहा हूँ, आप समझ जाइए। तो वो क्या करती है, RBC के साथ में बाइंड करेगी और बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर RBC को क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी। और बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर RBC न्यूट्रलाइज हो जाएगी, सॉरी न्यूट्रलाइज को या पॉजिटिव को हमें समझने से मतलब है। अगर क्या हो जाएगा, अगर RBC एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर सॉरी इम्यूनोग्लोबिन बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जुड़ गई तो RBC न्यूट्रलाइज हो जाएगी और RBC क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, या फिर एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। ये इसकी क्या रहती है, प्रोसेस रहती है। स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड इम्यूनोग्लोबिन फैसिलिटेट्स द रोलेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर इम्यूनोग्लोबिन बढ़ता है तो RBC क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेटल डाउन हो जाती है। इसको या तो आप समझ लीजिए कि पॉजिटिव एक दूसरे से छूट जाती है, या फिर समझ लीजिए कि दोनों RBC अगर न्यूट्रलाइज होगी तो दोनों एक साथ में क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। दोनों प्रोसेस हो सकती है। एनीथिंग स्टिमुलेट्स द इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ESR। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो इम्यूनोग्लोबुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है वो ESR को बढ़ाएगी। क्यों, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ने से क्या होता है, RBC न्यूट्रलाइज हो जाती है और ESR बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ये क्या होती है, ट्यूब होती है, एक सर्टन टाइप की ट्यूब होती है जिसके अंदर हम ESR को परफॉर्म करते हैं और हीमेटोक्रेट। एक ही ट्यूब के अंदर हम ESR भी करते हैं और हीमेटोक्रेट भी करते हैं। अब जो नीचे से काउंटिंग शुरू होती है और एक के अंदर ऊपर से काउंटिंग शुरू होती है। ठीक है, हीमेटोक्रेट के केस के अंदर नीचे से काउंटिंग शुरू होती है, ये हीमेटोक्रेट को रेफरेंस करेगा, और ऊपर से काउंटिंग शुरू होती है, ये होता है ESR के केस में। ये छोड़िए, ये पैथोलॉजी का मैटर है, ये इसमें हम नहीं देखें, हम खाली इसके अंदर वैल्यू को फोकस करेंगे और फोकस करेंगे किस किस कंडीशन के अंदर ESR के अंदर फ्लक्चुएशन आते हैं और ESR होता क्या है। देखिए प्रोसीजर क्या होता है, परफॉर्म्ड इन स्पेशल टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर उसकी लेंथ होती है 190 to 300 मिलीमीटर। ठीक है, अब क्या होता है, इनका डायमीटर बहुत कम होता है, लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ESR कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द हाइट ऑफ सेटल्ड RBC। अब हम देखते हैं कि RBC की हाइट कितनी है जो सेटल्ड हो चुकी है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। और एक फर्स्ट आवर के अंदर RBC कितनी सेटल्ड हुई है, फर्स्ट आवर के अंदर मीन्स कि एक घंटे के अंदर RBC का कितना वॉल्यूम है, RBC की कितनी अमाउंट उस ट्यूब के अंदर क्या हुई है, सेटल्ड हुई है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं, उसी को अमाउंट को जो वॉल्यूम हमें मिला उसी को कहते हैं हम ESR। नॉर्मल रेंज होती है 0 to 15 mm इन फर्स्ट आवर इन मैन और वुमेन के अंदर ये वेरी करते हैं। ये एक मैटर थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो नॉर्मल है ESR होता है वो 0 to 15 mm इन फर्स्ट आवर होता है, फर्स्ट आवर के अंदर इसको मेजर करते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएशन इन ESR। अब ESR में कब कब ESR बढ़ता है, कब कब नहीं बढ़ता है। एक सेकंड, हम इसका जस्ट एक ब्लैंक स्लाइड के ऊपर इसको देख लेते हैं कि क्या होता है। 1 सेकंड, गिव मी 1 सेकंड ब्रो। बस देखिए क्या होता है कि ESR की कंडीशन को 1 सेकेंड, जो विस्कोसिटी होती है ब्लड की, जो विस्कोसिटी होती है ब्लड की, विस्कोसिटी मतलब कि ब्लड कितना गाढ़ा है। ठीक है, कितना ब्लड क्या है, थिक है। अगर ज़्यादा ब्लड थिक होगा तो ब्लड की विस्कोसिटी क्या है, वो ज़्यादा है। ब्लड की विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है। और अगर ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो RBC
जो आरबीसी उसके अंदर फोकस करे उसको क्या करेगा, वो सेटल डाउन होने से क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो ब्लड बहुत गाढ़ा है, तो वो सेटल डाउन होने से आरबीसी को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। तो इसकी वजह से अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो हमें हमेशा ईएसआर क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, हाँ 1 सेकेंड, हाँ ईएसआर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर विस्कोसिटी कम होगी किसी कंडीशन के अंदर तो जो ब्लड होगा वो क्या होगा, थिन होगा, और उसके अंदर आरबीसी क्या हो जाएगी, इजीली क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमें ईएसआर क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें ईएसआर कम और इसके अंदर ईएसआर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आरबीसी की जो नंबर है वो क्या बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आरबीसी के नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आरबीसी के नंबर बढ़ेंगे तो क्या होगा, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी, और ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी तो ईएसआर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या होता है प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि जो प्लाज्मा होती है वो 3 टाइम्स बढ़ जाती है। क्या, प्लाज्मा, मतलब कि प्रेगनेंसी के अंदर प्लाज्मा के अंदर एलिवेशन पाया जाता है। तो प्लाज्मा का कंपार्टमेंट अगर बढ़ गया है तो ब्लड क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड थिन हो जाएगा, मतलब क्या, लेस विस्कस है। ब्लड कैसा है, लेस विस्कस है। तो इस कंडीशन के अंदर ईएसआर क्या देखने को मिलेगा, हमें बढ़ा हुआ ईएसआर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा की कंसेंट, प्लाज्मा का जो कंपार्टमेंट था वो क्या हो गया, बढ़ गया है। तो उसकी वजह से ब्लड थिन हो गया, और थिन होना मतलब लेस विस्कस है, तो इसकी वजह से ईएसआर बढ़ेगा। विस्कोसिटी की, अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो ईएसआर कम होगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि ईएसआर कब कब, ये देख लिया कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर कब कब होता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन हो तो उस टाइम पे क्या होता है, एक्यूट फेज प्रोटीन क्या होता है, रिलीज होता है। एक्यूट फेज प्रोटीन की वजह से क्या होगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनेंगे, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स आरबीसी के ईएसआर को क्या कर देंगे, सॉरी आरबीसी के सेटल डाउन के प्रोसेस को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो उस कंडीशन के अंदर ईएसआर क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी, देखिए आप सब इमेजिन कीजिए, इन्फ्लेमेशन एक प्रोसेस होती है, एक इम्यून रेस्पॉन्स, लाइक इम्यून रेस्पॉन्स होता है, जो क्या, कोई भी अगर प्रोसेस, इंजरी हुई है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड किया तो उसके अगेंस्ट में एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं हम इन्फ्लेमेशन। अब देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ईएसआर की, वो एक बार समझ लीजिए। क्या होता है कि अगर हमारे कहीं पे, मेरे सपोज दैट यहाँ पे कोई कट लग गया, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ, तो मुझे इजीली विजिबल होगा, मैं इजीली बाहर से देख सकूँगा कि इंस्पेक्शन के थ्रू कि कोई इन्फेक्शन हुआ है, कुछ मतलब कुछ रॉन्ग हुआ है मेरे साथ में। यहाँ पे चमड़ी पे, स्किन पे कोई लगा तो मैं देख सकता हूँ। मेरे मतलब मुंह में अगर कोई स्किन, मतलब माउथ के अंदर अल्सरेशन हुआ है तो उसको मैं इजीली विजिबल कर सकता हूँ। बट अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है मेरे लीवर के अंदर, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है पैनक्रियाज के अंदर, मतलब कि जो विसरा है ना उसके अंदर कोई प्रॉब्लम चलती है, तो उसको हम इजीली हमारी नेकेड आइज से हम देख नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, ईएसआर। ठीक है, वो ईएसआर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, अगर ईएसआर किसी पर्सन का ईएसआर बढ़ा है तो वो एक श्योरिटी है कि पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, इन्फ्लेमेशन चल रहा है। क्या चल रहा है, इन्फ्लेमेशन चल रहा है। और इन्फ्लेमेशन विसरा का होगा, बाहर का भी हो सकता है, पर बाहर का हमें इजीली विजिबल होता है, और अंदर का इन्फेक्शन देखने के लिए हम क्या कराते हैं, ईएसआर कराते हैं। अगर ईएसआर बढ़ा हुआ है तो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस है। एज इन आर्थराइटिस, आर्थराइटिस की कंडीशन के अंदर हमेशा ईएसआर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और ऑटो इम्यून डिजीजेज, ऑटो इम्यून डिजीजेज क्या होती है कि हमारी खुद की बॉडी के अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ क्या करती है, वर्क करती है, उनका क्या कराती है, डिस्ट्रॉय करती है उनको। तो उस केस को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, वो सारे डिजीज होती है। तो उसको, उसकी कंडीशन में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ का जो प्रोडक्शन होता है बहुत लार्ज स्केल पे होता है। तो अगर एंटीबॉडीज़ बढ़ रही है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बढ़ रहे हैं, तो ईएसआर क्या होगा, बढ़ेगा, श्योर है, क्योंकि जितने ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगे वो क्या करेंगे, एंटीबॉडी को उतना, सॉरी आरबीसी को न्यूट्रलाइज करेंगे, और आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर भी ये सारा हमें देखने को मिलता है कि कौन सी कंडीशन के अंदर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन में। तो ये कुछ कंडीशंस थी मेनली इन्फ्लेमेशन के अंदर, एक्यूट फेज के जो प्रोटीन सीक्रेट होते हैं उनके कारण देखने को मिलता है। और ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इन केस ऑफ रिमोटॉइड आर्थराइटिस लगभग हमें 150 mm इन फर्स्ट आवर देखने को मिलता है उसके अंदर। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तो अभी आपसे लेते हैं अलविदा, ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में स्टेप होल्डर्स पे। थैंक यू सो मच।